Hello my dear students, welcome all of you to this new video of English. In last video we had studied unit 6 lesson number 11 and lesson number 12. In today's video we will study unit number 7, that is lesson number 13 and lesson number 14. First of all we will learn lesson number 13, that is there is one poem named Topsy Turvy Land, which means the land in which everything is very different, very बहुत अलग है, बहुत ही पूरा डिफरेंट है. Topsy turvy land. Have you ever thrown your school bag on your bed? Have you ever left your shoes and socks here and there? Have you ever played with your ball in your room? Does your room sometimes look like this? This means there is a picture given in your textbook. The picture shows that everything was spread here and there. None of the thing is perfectly put on in a shelf or in a proper place. तो यहाँ पे वीडियो में ऐसा पिक्चर में दिखाया है कि आपने कभी भी रूम में कोई ऐसी चीजें इधर उधर फेंकी है या अपने रूम में बेड पे शूज या सॉक्स निकाले हैं, बॉल से खेला है. तो यहाँ पे टॉप्सी टर्वी लैंड है जिसमें सारी चीजें हमारी लैंड से बहुत ही अलग है. So see, this is not a real poem, it is just an imagination. So let's see what's there in this poem. The people walk upon their heads. The sea is made of sand. The children go to school by night in topsy-turvy land. Means topsy-turvy land में people है वो अपने head के ऊपर चलते हैं. हम लोग पैर से चलते हैं, लेकिन topsy-turvy land में पीपल है वो हेड के सहारे चलते हैं. और सी मतलब जो दरिया है वो सैंड से बना है, रेत से बना है. द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय नाइट मीन्स बच्चे हैं वो रात को स्कूल जाते हैं. हम लोग सुबह जाते हैं. यहाँ पे ऐसा लिखा है कि बच्चे रात को स्कूल जाते हैं इन टॉप्सी टर्वी लैंड. टॉप्सी टर्वी लैंड में ये सारी चीजें होती है. द फ्रंट डोर स्टेप इज एट द बैक. You are walking when you stand. You wear your hat upon your feet in topsy-turvy land. Means जो front door है वो पीछे के साइड, बैक साइड रखा गया होता है और हम लोग है जब चल रहे होते हैं लेकिन एक्चुअल में हम खड़े होते हैं. एक्चुअल में हम जब चल रहे होते हैं तो हम चल रहे ही होते हैं, लेकिन topsy-turvy land में अगर कोई चल रहा है तो उसका मतलब कि वो खड़ा है. You wear your hat upon your feet. हम जो हैट है वो हेड पे पहनते हैं, लेकिन टॉप्सी टर्वी लैंड में पैरों में वो हैट पहनी जाती है इन टॉप्सी टर्वी लैंड. एंड बसेस ऑन द सी यू विल मीट while pleasure boats are planned to travel up and down the streets of topsy-turvy land. Means topsy-turvy land में बसेस है वो दरिये में चलती है, सी में चलती है, और बोट्स है वो रोड पे स्ट्रीट्स पे, स्ट्रीट्स मीन्स रोड पे बोट्स चलती है अप एंड डाउन करने के लिए, ट्रैवलिंग करने के लिए. कहाँ पे? टॉप्सी टर्वी लैंड में. यू पे फॉर व्हाट यू नेवर गेट. आई थिंक इट मस्ट बी ग्रांड फॉर व्हेन यू गो यू आर कमिंग बैक इन टॉप्सी टर्वी लैंड. मीन्स आप उस टॉप्सी टर्वी लैंड में ऐसा होता है, हमें अगर कोई चीज़ चाहिए तो हम पेमेंट करते हैं और वो चीज़ हमें मिलती है. जैसे कि वेजिटेबल्स हम खरीदने जाते हैं तो हम पेमेंट करते हैं और हमें वेजिटेबल्स मिलते हैं. लेकिन टॉप्सी टर्वी लैंड में ऐसा है कि वो पेमेंट कर रहे हैं लेकिन उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है, और ये बहुत ही ग्रैंड बड़ी चीज़ है. फॉर व्हेन यू गो यू आर कमिंग बैक. आप कहीं पे जा रहे हो तो आप वापिस आ रहे हो. ऐसा सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है किसमें? टॉप्सी टर्वी लैंड में. So this is what the poem is about. Let's further look upon our meanings. First one is topsy turvy. It means upside down. पूरा उल्टा पुल्टा हमारी लैंड से. Second one pleasure. Pleasure means feeling of enjoyment, जिसमें हम बहुत ही खुशी महसूस करते हैं. And third one grand. Grand means बहुत ही बड़ा या great fun. Now we will study another lesson of unit 7, that is lesson
14, Gulliver's Travels. This is a story about when a person tells the story of his own life. That is known as autobiography. जब हम अपने आप के ऊपर कोई स्टोरी लिखते हैं, that is known as autobiography. So this is a autobiography. Gulliver's Travels. Gulliver is a sailor, was once caught in the land of giants. गुलिवर है वो एक सेलर था, वो एक दिन ऐसे लैंड में फंस गया जहाँ पे सभी लोग बहुत ही लंबे लंबे थे, बहुत ही जाइंट्स थे. This is how he describes his experience. So Gulliver is writing his own story, that is known as autobiography, जिसमें वो एक स्टोरी लिखता है कि जहाँ पे एक लैंड होता है जहाँ पे लोग बहुत ही लंबे लंबे होते हैं, वहाँ पे वो फंस गया था. उसके बारे में ये स्टोरी वो एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है. On the 16th of June 1730 we discovered land. We means here Gulliver is describing his own experience. तो यहाँ पे गुलिवर ने बोला कि 16 जून 1730 में वो एक लैंड को उसने डिस्कवर किया. Our captain sent a dozen men with vessels for water, if any could be found. Means उसके जो बोट का कैप्टन था, उन्होंने इसकी पूरी वेसल्स को बर्तन के साथ पानी ढूंढने के लिए वहाँ पे भेजा. कितने भेजे? डजन मैन. When we came to land, we saw no river or spring nor any inhabitants. Means जैसे ही वो लैंड के पास आए, उन्होंने कोई भी रिवर या स्प्रिंग या कोई भी इनहेबिटेंट्स फाइंड नहीं किया. I went on to explore. The country was barren and rocky. Means वो और वहाँ पे पानी ढूंढने के लिए सभी लोग ढूंढने लगे पानी और आजू बाजू एक्सप्लोर करने लगे. लेकिन कंट्री है वो पूरी तरह से बैरन और रॉकी थी, जिसमें बहुत सारे पत्थर थे और कहीं भी पानी नहीं था. लैंड विथ नो वेजिटेशन इज नोन एज बैरन. आई टर्न्ड बैक टू जॉइन द क्रू. मीन्स जो वहाँ पे उनकी पूरी टीम होती है, दैट इज नोन एज क्रू. Only to see them getting into the boat and rowing for life to get to the ship. Means मैं वापस अपनी क्रू को ज्वाइन करने के लिए वापस आ रहा था, तब मैंने देखा कि सभी लोग अपनी बोट में दौड़ के बैठ रहे हैं अपनी लाइफ को बचाने के लिए. Before I could reach them, I observed a huge creature walking after them in the sea as fast as we could. Means मैं वहाँ पहुँचूँ उससे पहले मैंने देखा कि एक बड़ा सा आदमी सी में ये जो क्रू थी उनके पीछे जल्द से जल्द दौड़ते हुए जा रहा था. The water of the ocean reached only his knees. मीन्स वो जो बड़ा आदमी था उसका दरिया का पानी सिर्फ उसके घुटनों तक ही आ रहा था. वो इतना लंबा था, इतना जाइंट था कि ओशन का पानी सिर्फ उसके घुटनों तक ही आ रहा था. However, the monster was unable to overtake the speeding boat. मीन्स यहाँ पे जो बड़ा आदमी है उसने गुलिवर ने उसका नाम मॉन्स्टर रख दिया और उसने बोला कि वो उनके पीछे भाग रहा था लेकिन बोट को ओवरटेक नहीं कर पाया. I turned back quickly and climbed up a step heaped with fields of barley and either side and the corn rising up to 40 feet. There was a fence to pass from one field to the other. Means मैं अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से जल्दी भागा और बड़े बड़े जो पहाड़ थे उसके ऊपर चढ़ गया. वहाँ जाके मैंने देखा तो साइड में एक 40 फीट के कॉर्न मीन्स जो मक्का हम लोग खाते हैं वो उसके फील्ड थे जिसकी हाइट थी 40 फीट. देयर वाज अ फेंस. फेंस मीन्स बॉर्डर फेंसिंग. एक दूसरे के फील्ड में जाने के लिए फेंसेस थी जिससे हम एक दूसरे के फील्ड में जा सके. It
was impossible to me to climb because every step was 6 feet high. मीन्स गुलिवर है वो बोल रहा है कि मुझे क्लाइंब करना इम्पॉसिबल था, चढ़ना, क्योंकि एक एक स्टेप है वो 6 फीट का था. I was trying to find a gap in the hedge when I discovered one of the inhabitants in the next field walking towards the fence. Inhabitants means occupants, वहाँ के कुछ लोग. तो यहाँ पे गुलिवर बोल रहा है कि मैं हेज के बीच में गैप फाइंड कर रहा था ताकि मैं और ऊपर चढ़ सकूं अपनी जान बचाने के लिए. तब मैंने देखा कि बाजू के फील्ड में एक आदमी है वो काम कर रहा है और फेंसिंग की तरफ आ रहा है. He was of the same size as the creature chasing the boat. I was struck with utmost fear and astonishment and ran to hide myself. Means वो उतनी ही साइज का था जितनी साइज का आदमी गुलिवर ने ओशन की तरफ देखा था. मीन्स वो इतना ही लंबा था. I was struck with utmost fear. मीन्स गुलिवर है वो बहुत ही डर गया और शॉक हो गया इतना लंबा आदमी देख के, इसलिए उसने अपने आप को हाइड कर लिया, छुपा लिया. He called in voice much louder than a trumpet. ट्रम्पेट इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. वो एक दूसरे को बहुत ही जोर जोर से बुला रहे थे. ट्रम्पेट की जो आवाज है उससे भी कहीं ज्यादा लाउडली. इट साउंडेड लाइक थंडर. मीन्स ऐसा लग रहा था कि 7 monsters like him came towards the field ready to reap the corn. corn means जो मकाई होती है उससे reap कट करने के लिए, और कहीं 7 monsters जितने लंबे लोग दिखने वाले उस फील्ड की तरफ आने लगे. They carried a reaping hook which was very big. Reaping hook means जिससे हम फील्ड में प्लांट्स है उसकी कट करते हैं, that is known as reaping hook. They carried a reaping hook which was very big. When one of the reapers approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could. Means वहाँ पे एक जाइंट आदमी था जहाँ पे मैं छुपा हुआ था. उसने अपने बाकी फ्रेंड्स को इशारा करते हुए बोला कि वहाँ पे कोई है. उन्होंने मुझे उठा लिया और मैंने बहुत जोर से चिल्लाया, जितना जोर से मैं चिल्ला सकूं उतना. The creature stopped reaping, picked me up between his thumb and forefinger and brought me close to his eyes 60 feet above the ground. Means वो क्रिएचर है उसने रीपिंग स्टॉप करके, वो फसल को काटना स्टॉप करके मुझे अपने हाथों में उठा लिया और अपने एकदम आइस के पास 4 फिंगर के सहारे मुझे लेके आया. और वो हाइट ग्राउंड से 60 फीट तक बहुत ही लंबी हाइट थी. मीन्स वो रीपिंग जो कर रहा था आदमी वो इतना लंबा था कि जब उसने मुझे उठाया तो वो ग्राउंड से तब तक की हाइट 60 फीट की थी. He looked at me with curiosity. Curiosity means उत्सुकता, excitement, and blew my hair aside to get a better view of my face. Means उसने मुझे बहुत ही excitedly देखा कि क्योंकि पहले उन्होंने कभी भी इतना छोटा आदमी नहीं देखा था, तो वो लोग ने इसे बहुत ही excitedly देखा. और मेरे हेयर है उससे ब्लू फूक मार के साइड में करके मेरा फेस ध्यान से उन सब ने देखा. He called his friends and gently placed me on the ground. उसने अपने बाकी सारे फ्रेंड्स को बुला के मुझे प्यार से ग्राउंड के ऊपर रखा. They all sat on the ground and to take a good look at me. Means वो सभी लोग ग्राउंड पे बैठ गए और मुझे आराम से घूर के देखने लग गए. I walked slowly backward and forward. मैं डर के मारे पीछे और आगे की तरफ चलने लग गया. Pulled off my hat and made a low bow towards the farmers. Means वो जो गुलिवर है उसने अपनी हेड निकाल के फार्मर को रिस्पेक्ट देने के लिए झुक के उसे रिस्पेक्ट दी. I tried to speak to them loudly in several languages. मैं उनसे बात करने के लिए बहुत ही जोर जोर से बोलने लगा कई सारी लैंग्वेजेस में. Each time I did so
farmer who picked me up held his ear very close to me, but in vain. Means जितना मैं बोल रहा था वहाँ पे जो फार्मर ने मुझे जमीन से उठाया था उसने अपना कान मेरे एकदम पास लाके सुनने की कोशिश की, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। मेरी लैंग्वेज उन्हें समझ भी नहीं आ रही थी और वो सुन भी नहीं पा रहे थे। The farmer took me to his house and placed me at some distance on the dining table, which was 30 feet high from the floor. Means वहाँ पे जो फार्मर था वो ये गुलिवर को अपने साथ अपने घर ले गया और उस गुलिवर को उसने डाइनिंग टेबल के ऊपर बिठा दिया, जो डाइनिंग टेबल ग्राउंड से 30 फीट हाई था। Dinner was brought to the farmer in a dish which was 10 feet in diameter. फार्मर के लिए डिनर आया जो एक डिश में आया, जो डिश थी 10 फीट इन डायमीटर, इतनी बड़ी वो डिश में फार्मर के लिए डिनर आया। इन द मिडल ऑफ द डिनर आई heard a noise behind me. The farmer's wife crumbled some bread and placed it before me. फार्मर की जो वाइफ थी उसने ब्रेड के थोड़े से टुकड़े करके मेरे सामने रख लिए, मुझे ऑफर किया खाने के लिए। In the middle of the dinner, I heard a noise behind me. जैसे ही डिनर स्टार्ट हुआ उसके बीच में मैंने एक आवाज सुनी, मेरे पीछे से आ रही थी। It was the purring of a cat. Purring means cat जब गुस्सा करती है तब that is known as purring. जो एक वहाँ पे कैट थी वो गुलिवर को देख के गुस्सा कर रही थी। That was 10 times larger than an ox. Ox होता है उससे भी 10 गुना बड़ी वो कैट थी। The farmer's wife was stroking him. फार्मर की जो वाइफ है वो उसे डांट रही थी, किसे? कैट को। Then entered the farmer's 1-year-old son in the arms of a lady. Means उसके बाद फार्मर का 1 साल का बच्चा एंटर होता है उस रूम में, जिसे एक लेडी अपने हाथ में गोदी में उठा के आ रही थी। On seeing me, the child grabbed me from the table and put my head into his mouth. फार्मर के 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड ने मुझे टेबल से उठा के मेरा मुंह है वो उसके माउथ में, उसके मुंह के अंदर मेरा हेड है वो डाल दिया। I shouted so loudly that the baby dropped me. मैंने इतनी जोर से चिल्लाया कि वो बेबी ने मुझे फेंक दिया। I would have broken my neck if the mother had not held her apron under me. उसकी जो मम्मा थी उसने अपने एप्रोन में मुझे जब उसने फेंका तो पकड़ लिया, कैच कर लिया। अगर उन्होंने कैच नहीं किया होता तो मेरी नेक टूट जाती। Later, she put me on her own bed and covered me with a clean white handkerchief. I slept dreaming of my home, my wife and my children. Means उसके बाद उसकी वाइफ ने, फार्मर की वाइफ ने मुझे अपने बेड पे सुलाया और मुझे एक वाइट रुमाल से ढक दिया। जैसे ही फार्मर की वाइफ ने मुझे बेड पे सुलाया, मैं अपने होम और अपनी वाइफ और बच्चों के बारे में ड्रीम करने लग गया। So this is what the lesson is about. Let's further look upon meanings. First one is bellowing. It means very loud noise. Second one, inhabitants. It means occupants. Third one, barren, land with no vegetation. Fourth one, astonishment. It means greatly surprised. Fifth one, crumbled, means broken into pieces. And sixth one, grab, that means pick suddenly. So in this unit we had learned lesson number 13, that is there is poem Topsy Turvy Land, which describes a land which is upside down, and lesson number 14, Gulliver's Travel. See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.